नमस्कार विद्यार्थी जी। तो पूना पैक्ट का कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिया था, बाकी क्वेश्चन आज के लेक्चर में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को संपादित किया गया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? पूना समझौता को संपादित किया गया था। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ दूसरी हस्ताक्षरी कौन था? मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ दूसरे जो सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति थे पूना पैक्ट पे, वो मदन मोहन मालवीय थे। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने किया था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे, मदन मोहन मालवीय साहब ने किया था और सी राजगोपालाचारी जी ने सिग्नेचर किया था। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। 1932 ईस्वी में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय दलित वर्ग का 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ सीधा संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। चलिए अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 सीट और दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के मध्य सन 1932 में जो पूना पैक्ट में सिग्नेचर किया गया था, वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का क्या था? प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था? 30 सितंबर 1932। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला जी थे। घनश्याम दास बिड़ला जी थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.डी. बिड़ला थे। जी.डी. बिड़ला थे, वही घनश्याम दास बिड़ला जी। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी थी? तो वर्धा से। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने, कि ये लोग हरि के जन हैं, है ना, गांधी जी ने कहा था। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? नवजीवन। 1932 में नवजीवन एक समाचार पत्र था, लेकिन 1932 ईस्वी में नवजीवन का नाम बदलकर हरिजन बंधु हो गया। हरिजन बंधु हो गया था। तो याद रखेंगे कि नवजीवन का नाम बदलकर हरिजन बंधु समाचार पत्र हुआ था। अगला,
पूना पैक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो पूना पैक्ट्स, गांधी जी पृथक निर्वाचक के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए। मतलब पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचक के विरोध में गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ कि दलित वर्ग के लिए जो अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना थी उसको समाप्त कर दिया गया। एक ही जगह सहमति बन गया कि नहीं भाई, एक ही जगह निर्वाचन और वोट ये लोग दे सकते हैं और इलेक्शन में प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा भी हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। वहीं आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड 71 और पूना पैक्ट के लिए आपको 71 सीट दिया गया था। और वही बोल रहा है कि प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो रिजर्व सीट थी की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, लगभग 2 गुना से भी 5 ज़्यादा। चलिए अगला पॉइंट है, केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान भी किया गया था। अगला पॉइंट है पूना पैक्ट का, मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया था। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड का जो उद्देश्य था उसको खत्म कर दिया था, धाराशायी कर दिया था, जमींदोज कर दिया था मेरे भाई। चलिए अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो प्रमुख दलित संगठन और उसके संस्थापक हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, तो संस्थापक थे MG राजा, 1926 में इसकी स्थापना करी गई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन MC राजा के द्वारा 1926 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, या उसको बाद में नाम दिया गया था हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी जी बनाए थे 1932 में। महात्मा गांधी जी बनाए थे 1932 में। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग, जगजीवन राम जी बनाए थे 1935 में। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम जी बनाए थे 1935 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन BR अम्बेडकर साहब ने बनाया था 1942 में। कौन सा? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, BR अम्बेडकर साहब ने 1942 में। नेक्स्ट है प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां। जो प्रमुख घटना हुआ था, यहाँ से तो कम से कम एक क्वेश्चन पक्का है मेरे भाई। यहाँ से हिस्ट्री का, जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हो, SST के क्वेश्चन आते हो, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन एकदम 100% है मेरे भाई, लिख लीजिएगा। यहाँ 100%, 99 भी नहीं मेरे भाई, 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। दांडी मार्च सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को पड़ा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को ये घटित हुआ था। फिर आ गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932 को हुआ था। गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1932 को। गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच संधि समझौता हुआ था, उसी को पूना पैक्ट बोलते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, टॉपिक आपका आ गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। थोड़ा सा चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। सन 1913 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। जयप्रकाश नारायण उन्हीं का नाम था, फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर हुई थी? संपन्न हुई थी कलकत्ता 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना में, मई 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना में, मई 1934 ईस्वी में। वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण जी थे। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी ही थे।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य है। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में सही तथ्य क्या क्या है, यहाँ पॉइंट्स में दिया है। तो पहला पॉइंट है, इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का क्या किया, समर्थन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता था। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। कौन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता लोग, अध्यक्ष लोग। तीसरा पॉइंट है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया था। कौन? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी। चलिए अगला पॉइंट है, बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य है। बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही तथ्य है। चलिए सही तथ्य क्या है भाई? तो मई 1936 ईस्वी में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। मई 1936 के बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया था। ये बम्बई मैनिफेस्टो के बारे में सही कथन है। अगला पॉइंट, 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यावसायिक समुदायों का सहयोग मिला था। और देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर और है पॉइंट क्या मेरे भाई। चलिए अब नहीं है, बस वही उतना था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी का बताया था? तो लखनऊ के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। भारत तथा विश्व की समस्याओं के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित होती है। यह शब्द उक्ति का है। चलिए जवाहरलाल नेहरू जी का अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया था? समाजवादी। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया था? तो समाजवादी कहा गया था। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता में। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता में। अगला क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? तो पीडी नेहरू ने दिया था। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया है। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने भूपाटेमू आंदोलन चलाया था? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में साम्यवादी दल ने संयुक्त रूप से भूपोर्तमू कराया आंध्र प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकनायक के बारे में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अब चलिए प्रांतीय चुनाव में आपका स्वागत है मेरे भाई। प्रांतीय चुनाव से भी क्वेश्चन आए हैं तो एक बार देख लेते हैं। चलिए प्रांतीय चुनाव, पहला क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। वर्ष 1935 में
भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो फरवरी 1937 में। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? फरवरी 1937 में। 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? कितना था? 5। वर्ष 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो 6 प्रांत में। कौन कौन? संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास और बम्बई। इन सब इलाकों में 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। अगला क्वेश्चन है 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन ओपिनियन कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्णतः विभाजित नहीं मिला था? तो पंजाब, सिंध, हिमालय। पंजाब और सिंध और बंगाल। पंजाब, सिंध, हिमालय में पंजाब, सिंध, बंगाल है। यहाँ थोड़ा आ जाता है पेंसिल वगैरह, इसलिए थोड़ा दिखता है। 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब, सिंध और बंगाल। 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने चला था। 1937 ईस्वी के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीनों तक चला था? 28 महीनों तक चला था। तो आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई। धन्यवाद। कल मिलेंगे।